नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाभ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज का टॉपिक है डायबिटीज़ और हड्डियों की बीमारी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन होता जा रहा है आज की डेट में हमारी सोसाइटी में, इंडिया में। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि उनकी हड्डियाँ भी डायबिटीज़ की वजह से कमज़ोर हो रही हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है और क्यों होता है। डायबिटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। और ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ये इंसुलिन पे बेस्ड है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पेट में एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज, वो बनाता है। उसके बीटा सेल्स कहे जाते हैं जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं, उनका काम होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। इंसुलिन का काम होता है कि शरीर के सारे हिस्से में जो सेल्स होते हैं उसमें ब्लड से ग्लूकोज को अंदर पहुंचाते हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो। जब हम खाना खाते हैं तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पेट में जाके, और वो ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। ब्लड से वो शरीर के सारे हिस्से में पहुंचता है। जो इंसुलिन होता है वो उस शुगर को सेल्स के अंदर पहुंचाता है, और जो ज़्यादा शुगर होता है उसे लीवर में, फैट में और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट करता है, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल बना रहे। और जब भी ब्लड शुगर नीचे आता है तो एक दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, जो उसे फिर से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है कि हमारे शरीर को शुगर की कमी ना आए। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं ये या तो डेड हो जाते हैं या कम होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता। वो सिर्फ इंसुलिन ही नहीं बनाते, वो एक और एक केमिकल होता है जैसे हम कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या IGF-1, ये बनाते हैं। इंसुलिन और IGF-1 ये जो स्टेम सेल्स होते हैं जिससे सारे तरह के सेल्स बनते हैं उसको जाकर स्टिमुलेट करते हैं, जिससे जो वो सेल्स जो बोन्स बनाते हैं जिन्हें ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है वो उसमें कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, जिससे हड्डियां बननी शुरू होती हैं और मजबूती आती है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ में ओस्टियोब्लास्ट कम हो जाते हैं तो हड्डियों की ग्रोथ कम हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज ठीक है, इंसुलिन भी बना रहा है, लेकिन जो सेल्स हैं पूरे शरीर में उनके उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं पहुंचा पाता। तो शुरू में क्या होता है कि पैंक्रियाज वो ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करता है कि वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पहुंचा सके। जो कई सालों में धीरे धीरे वो सेल्स जो होते हैं बर्न आउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में इंसुलिन की कमी आनी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर में। लेकिन शुरुआत में टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़्यादा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ हड्डियों को जो इफ़ेक्ट करता है वो इसलिए करता है क्योंकि जो सेल्स जो बोन सेल्स होते हैं या जो बोन बना होता है उसकी क्वालिटी को वो ख़राब कर देता है, उसको पोरस कर देता है, कमज़ोर कर देता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करना शुरू करता है। दो तरीके से करता है, एक मिनरलाइजेशन भी कम करता है, दूसरी जो क्रॉस लिंकेज होती है कोलेजन की उसे भी वो रोकता है। इसकी वजह से धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं। एक तो इस तरीके से इंसुलिन की वजह से, कमी से या नहीं बनने की वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तीसरी मैकेनिज्म इसकी होती है कि ये जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल जब ब्रांच आउट करके काफ़ी छोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, उसकी वॉल्स को वो हार्डन कर देता है, थिकन कर देता है, मोटा कर देता है, जिसकी वजह से जो उसके वॉल से जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन दूसरे सेल्स में जाते हैं वो रुक जाता है। इसके कई कई चीज़ें होती हैं उसकी वजह से। ये कॉमनली इफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स के पेरिफेरीज के, यानी सबसे पहले पैर के कैपिलरीज को इफेक्ट करता है, उसके बाद ग्रेजुअली हाथ का भी कर सकता है, आँखों को करता है, जिससे आँखों के रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाता है, और किडनी को इफेक्ट करता है। जब किडनी को ये इफेक्ट करता है तो किडनी से
कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और वो बाहर एक्सक्रीट होना शुरू होता है। उसी तरीके से प्रोटीन भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है किडनी से, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी कही जाती है। इसकी वजह से भी धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। चौथी चीज़ ये करता है कि जो छोटे नर्व्स होते हैं, जो नर्व्स को ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं, चूँकि उनके वॉल्स थिक हो गए हैं तो नर्व्स को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो वो डैमेज होने शुरू होते हैं। जिसकी वजह से सबसे पहले पैर के नर्व्स डैमेज होने लगते हैं, पैर सुना होना शुरू हो जाता है, कुछ भी पता चलना बंद हो जाता है और बाद में हाथों में भी शुरू हो जाता है। क्या क्या बीमारियां होती हैं डायबिटीज़ के मरीज़ों में? जो सबसे कॉमन बीमारी होती है हड्डियों की, वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है कि जब कंधा आप मूव करें और उसमें दर्द हो और उसकी मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाए, उसे एडेजिव कैप्सुलाइटिस भी कही जाता है या उसे पेरीआर्थराइटिस शोल्डर भी कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पे एक नर्व होती है मीडियन नर्व, जिसकी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और ये हाथों में सुनापन आना शुरू होता है, जिसे कहा जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तीसरी हाथ में प्रॉब्लम होती है जिसे डुपैट्रन्स कंट्रैक्चर कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी नोड्यूल तैयार हो जाते हैं या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं और उंगलियां ऐसे मुड़नी शुरू हो जाती हैं और वो फिर सीधी नहीं हो सकती। उसे डुपैट्रन्स कंट्रैक्चर कहा जाता है। चौथी कंडीशन होती है डायबिटिक हैंड। डायबिटिक हैंड में हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, स्किन काफ़ी शाइनी एंड ग्लॉसी हो जाते हैं, वैक्स की तरह, जिसे वैक्सी स्किन भी कहा जाता है। पेनफुल हो जाता है और उंगलियां पूरी सीधी नहीं हो पाती, पेन की वजह से मरीज यूँ रखे रहते हैं फिंगर्स को। चौथी प्रॉब्लम जो इसमें होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है, वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसलिए कॉमन होता है क्योंकि दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं और कई बार दोनों साथ होते हैं। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो एक कंडीशन होती है जिसे डिश कहा जाता है या डिफ्यूज इडियोपैथिक हाइपर स्केलेटल हाइपरोस्टियोसिस या फॉरेस्टियस डिजीज कहा जाता है। उसमें जो हमारी स्पाइन की हड्डियां हैं, जो वर्टेब्री कही जाती हैं, उसके चारों तरफ जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, थिकन्ड हो जाते हैं, कैल्सिफाइड हो जाते हैं। उसकी वजह से वे पीछे बैक में पेन भी आना शुरू होता है और धीरे धीरे शरीर आगे की तरफ झुकता भी चला जाता है, जो कैफोसिस कही जाती है, जब आगे आदमी बेंड कर जाता है। अब हम आते हैं पैरों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पैरों में एक तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। जो फ्रैक्चर होता है, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जो होते हैं, उसमें हीलिंग में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि वास्कुलरिटी उसकी कम है, जैसा कि मैंने बताया कि कैपिलरीज हार्डेंड हो जाते हैं। यूजुअली पाया गया है कि 87% टाइम ज़्यादा लगता है फ्रैक्चर को यूनाइट करने में या कोई भी वुंड हील करने में, अगर पैरों में हो तब, डायबिटीज़ की वजह से। दूसरा, शाकोट जॉइंट कहा जाता है। शाकोट जॉइंट में चूँकि नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए पैर कहीं भी पड़ता है तो वो पता नहीं चलता, तो धीरे धीरे जॉइंट्स खराब होना शुरू होता है, पैर का शेप चेंज करना शुरू हो जाता है, वो ब्रेक होती जाती हैं, पैर पूरा डिफॉर्म्ड हो जाता है, पेनफुल भी हो जाता है। शुरू में रेड एंड काफ़ी रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, लगता है जैसे इन्फेक्शन हो गया। शाकोट जॉइंट कहा जाता है। प्लांटर अल्सर। प्लांटर अल्सर का मतलब होता है कि नीचे पैरों में घाव हो जाता है, आपके सोल में। कोई भी चूँकि नर्व्स डैमेज पड़े हैं पैरों के, तो आप किसी भी कड़ी चीज़ पे या काटी पे या कुछ भी पे पैर पड़ गया तो आपको पता नहीं चलता और धीरे धीरे वहाँ घाव बनना शुरू हो जाता है और एक बार घाव बन जाता है तो उसे ठीक होने में बहुत ही टाइम लग जाता है। डायबिटिक फुट ऐसी शिकायत होती है कि एक बार अगर हो जाए तो पैर बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी हाई होता है, नर्व्स उसकी अफेक्टेड रहती हैं, कुछ भी महसूस नहीं होता। और तीसरा, चूँकि उसमें वास्कुलरिटी कम होती है, इसीलिए पैर घाव भरते नहीं हैं, हड्डियों तक इन्फेक्शन पहुंच जाती है और उसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कई बीमारियां हैं शरीर की जो डायबिटीज़ में अफेक्टेड होती हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी हैबिट। रोज़ आपके हैबिट में, दिनचर्या में एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो वॉक हो या एरोबिक एक्सरसाइजेज हो। ये सबसे ज़रूरी है कि आपका शुगर कंट्रोल में हो, यानी
ने जो ग्लाइसेमिक लेवल है ब्लड का वो आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये पाया गया कि अगर 180 मिलीग्राम परसेंटेज या पर डेसीलीटर से ज़्यादा ब्लड शुगर का लेवल हो तो ये सारे बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ब्लड शुगर लेवल को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट होता है हेल्दी डाइट, कि जो डाइट आपका हो वो हेल्दी हो, कि आप ओबीज ना हो। पैरों का स्पेशल केयर लें, हाथों का स्पेशल केयर लें कि कोई घाव ना बने। मूवमेंट करते रहें, शोल्डर जो चलाएं, वरना फ्रोजन शोल्डर बहुत ही जल्दी होता है। और कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट हमेशा लेते रहें, अदरवाइज जो हड्डियाँ ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ कमज़ोर होती जाती हैं। अपना ख्याल रखें। अगर आपको शुगर है, ये सारे प्रिकॉशन को फॉलो करें, और कोई भी बीमारी अगर शुरू हो रही है इन सब में, इमीडिएट डॉक्टर को दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें। इसके साथ इस टॉपिक पे आज इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे कि थायराइड के मरीज़ में हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में बोन्स में क्या प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही आज यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।